तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, वेकिर हेलहाउंड्स के झुंड से लड़ने जा ही रहा था, तभी वहां पर अचानक से एक भयानक सा मॉन्स्टर सेरबेरस आ जाता है। उसको देखने के बाद वेकिर के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलता है, एक सेरबेरस? ये ए रैंक के ऊपर का मॉन्स्टर है। ये तो घने जंगलों के बीच में पाए जाने वाला बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। ऐसा मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी वेकिर की नजर उसके शरीर पर पड़ती है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे और उनसे खून आ रहा था। और उसको देखने के बाद वेकिर बोलता है, इसकी पूरी शरीर तीरों के कारण बनने वाले घाव से भरी पड़ी है। क्या कोई इसका शिकार करने की कोशिश कर रहा था? और अगर मैं इस बारे में ध्यान से सोचूं तो इस पहाड़ की दूसरी तरफ बारबेरियन ट्राइब वालों का इलाका है। इसका मतलब ये मॉन्स्टर उनसे बचकर यहाँ तक आया है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। एक ए रैंक के ऊपर का मॉन्स्टर जो पहले से ही बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका है, शायद इस वक्त मेरे पास जितनी चीजें हैं उन सब का इस्तेमाल करके मैं इसे हरा सकता हूँ। वेकिर बेस्करविल क्लैन के अंदर अपनी ताकत को छुपा रहा था। उसकी अपनी तलवार के ऊपर जो मास्टरी है वो हाई रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट के स्टेज तक पहुंच चुकी है और वो बेस्करविल क्लैन के थर्ड फैंग के ऊपर भी मास्टरी हासिल कर चुका है। वेकिर सीधा सेरबेरस के ऊपर हमला कर देता है और उसके एक सर पर अपनी तलवार से हमला करने में कामयाब हो जाता है। फिर सेरबेरस अपने दूसरे सर से वेकिर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वेकिर उसे डॉज कर लेता है और वो सोचने लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। ये सेरबेरस पहले से ही चोटिल है, मैं इसे हरा सकता हूँ। अपने रिग्रेस्ट होने से पहले डीमन से युद्ध के दौरान वेकिर ने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स अच्छी से मास्टर कर ली थी, जिसके चलते उसे अपने ओपोनेंट को मारने के लिए कोई भी अनावश्यक हमला करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और उसके अलावा इस वक्त उसकी शरीर स्टिक्स रिवर के कारण पहले से ताकतवर हो चुकी है और इन सब के चलते उसके लिए एक चोटिल हुए सेरबेरस से निपटना आसान है। लेकिन ऐसा सिर्फ वेकिर का मानना था। सेरबेरस अपने पंजे से वेकिर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण उसकी तलवार टूट जाती है और वो दूर जाकर पेड़ से टकराता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ सेकंड बाद जब उसे होश आता है तो सेरबेरस उसके सामने खड़ा था और वेकिर बोलता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? वो आखिरी हमला काफी खतरनाक था और मेरे बाएं हाथ में इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वेकिर अपने हाथ को देखता है जो बुरी तरीके से फट चुका था और वेकिर बोलता है, मानता हूं कि ये सेरबेरस चोटिल है, लेकिन वो आखिरी हमला जो सीधा मुझे लगा था वो काफी ताकतवर था। फिर भी इतनी कम चोट आई है? शायद ये स्टिक्स रिवर का असर है। तभी सेरबेरस वेकिर के ऊपर फिर से हमला करता है और वो उससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है और बोलता है, अगर ये हमला मुझे दोबारा लगा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। फिर वेकिर वहां से भागते हुए बोलता है, अगर ये साला चोटिल ना हुआ होता तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। और उसे अपने सामने एक लोहे की दीवार दिखती है, जिसको पार करते हुए वो बोलता है, अगर मैं उस जगह तक पहुंच गया जो मैंने तैयार की है तो मैं बच सकता हूं, लेकिन अगर उसके पहले इस दरिंदे ने मुझे पकड़ लिया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। और सेरबेरस उस दीवार को तोड़ते हुए वेकिर के पीछे आता है। वेकिर भागते हुए बोलता है, आखिर वो जगह गई कहां? उसे यही आसपास होना चाहिए था। तभी उसे अपने सामने एक पेड़ दिखता है और वो बोलता है, वो रही, ये वही जगह है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और। सेरबेरस लगभग वेकिर तक पहुंच चुका था और तभी अचानक से वेकिर का पैर फिसल जाता है और सेरबेरस अपनी जबड़े से वेकिर का सर दबोचने वाला ही था, तभी वो वेकिर के बनाए गड्ढे में गिर पड़ता है और वेकिर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और जोर जोर से हाफने लगता है। वेकिर ने उस गड्ढे में लकड़ी से बना हुआ ढेर सारा नुकीला भाला लगाया था जो सेरबेरस के पूरी शरीर में घुस गए थे। और फिर वेकिर बोलता है, क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड में तुम्हारा स्वागत है सेरबेरस। फिर वेकिर खड़ा होते हुए बोलता है, किसने सोचा था मैंने जो जाल तैयार किया था हेलहाउंड्स के झुंड को पकड़ने के लिए, वो सर्बरस को पकड़ने के काम आएगा। हेलहाउंड्स की तरह ही सर्बरस भी डॉग टाइप मॉन्स्टर है, इसलिए भालों के ऊपर लगी ब्लडी बीन्स इसके लिए जहर का काम करेगी। और कुछ देर बाद बिल्कुल हेलहाउंड्स की तरह ही सर्बरस के भी मुंह से झाग निकलने लगती है। वेकिर वहां पर पड़े एक भाले को उठाकर बोलता है, ये एक हाई रैंक का मॉन्स्टर है, इसलिए ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो उस भाले को सर्बरस के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा जाकर उसके सर से टकराता है। इसके बाद वेकिर एक एक कदम करके उसके पास जाने लगता है और जैसे ही वो 7वां कदम रखता है, सर्बरस मर जाता है। वेकिर बोलता है,
बिल्कुल 7वें कदम पर ही ये मर गया। इसका मतलब वो सारी अफवाहें सच थी। जो लकड़ी का भाला मैं अभी फेंका था, वो बाकियों से अलग था। इस भाले के ऊपर मैंने ब्लडी मांबा का जहरीला दांत लगाया था और ऐसा कहा जाता है, अगर किसी को ब्लडी मांबा काट ले तो वो 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकता। अच्छा हुआ कि मैं बचपन में ही इसके इन जहरीले दांतों को छुपा कर रख लिए था। सर्बरस के मरने के बाद उसकी कर्म एनर्जी विकिर के अंदर जाने लगती है और विकिर बोलता है, मैं सर्बरस की एनर्जी को अपने शरीर के अंदर जाते हुए महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार इसके तीनों सर मर गए और अब मैं सोच रहा हूँ इसको अपने साथ कैसे ले जाऊं। सर्बरस के मरने का कारण तो बिल्कुल साफ है और उस गार्डियन नाइट ने मुझे लकड़ी के भालों को नुकीला करते हुए देखा था, तो इससे मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। सर्बरस गेट कीपर टाइप के मॉन्स्टर होते हैं जिनकी आदत होती है कि वो अपने टेरिटरी की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर आसपास एक डंजन जरूर होना चाहिए। डंजन एक अजीब सी जगह होती है जिसके अंदर खजाना छुपा होता है और कभी-कभी ताकतवर मॉन्स्टर उस जगह को अपना घर बनाकर वहीं पर रहते हैं। तो अब जब उसका गेट कीपर मर चुका है, तो जहां तक मैं जानता हूं वो डंजन खाली होना चाहिए। और अगर मैं अपने ऊपर सर्वरस का खून लगा लो तो मैं छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ने से बच पाऊंगा। गंदी और सूखी हुई मिट्टी, सड़ी हुई पत्तियों और जड़ें और ये पैरों के निशान, अगर मैं इन सब का पीछा करूं तो मैं उस डंजन तक पहुंच सकता हूं। फिर विकिर उन निशानों का पीछा करते हुए उस डंजन तक पहुंच जाता है और बोलता है, लगता है ये वही डंजन है जिसमें सर्वरस रहता था। फिर विकिर उस डंजन के अंदर जाते हुए बोलता है, मुझे याद है मैं अपने रिग्रेस्ट होने से पहले यहाँ पर आ चुका हूँ। इस जगह को आज से 10 साल बाद खोजा गया था, पर उस समय ये पूरी तरह खाली था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर से आ रहे माना को महसूस कर सकता हूँ। मुझे यकीन है इस डंजन को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसके अंदर से आने वाली लाइट यहाँ तक नहीं पहुंच रही है। लगता है मैं जितना सोचा था ये उस भी ज्यादा गहरा है। विकिर हंसते हुए बोलता है, चलो देखते हैं इसके अंदर कौन सा खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। विकिर उस डंजन के अंदर जाता है और अपने आसपास देखते हुए बोलता है, इसकी दीवालों पर बहुत सारी रूबी वेन्स है। लगता है ये जगह रेड फैंग माउंटेन से जुड़ी हुई है, जो एक हिस्सा है माउंट लेरूज एट लेनुआर का। तभी विकिर को अंदर रोशनी दिखती है और वो बोलता है, लगता है ये उस डंजन के अंदर जाने का रास्ता है। जब विकिर उस रोशनी का पीछा करते हुए डंजन के अंदर पहुंचता है और उस डंजन के अंदर बहुत उजाला था और वहां पर एक छोटा सा पत्थर का पिलर बना हुआ था जिसके ऊपर एक बड़ा सा रूबी क्रिस्टल रखा था और वो सारी रोशनी उसी के अंदर से आ रही थी। विकिर उसके पास जाते हुए बोलता है, इस डंजन के अंदर तो बहुत उजाला है, शायद ये रोशनी इस रूबी के अंदर मौजूद माना के कारण आ रही है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े एक हड्डी के ढांचे पर पड़ती है और उसके सामने एक चिट्ठी रखी हुई था। विकिर उस हड्डी के ढांचे को देखते हुए बोलता है, क्या मुझसे पहले भी कोई यहाँ पर आया था? और इसको देखकर लगता है जैसे इसके ऊपर तलवार से कई बार वार किए गए हैं और इसका खून सूखकर भूरा पड़ चुका है। विकिर उस चिट्ठी को उठाते हुए बोलता है, लगता है इसे मरे हुए काफी दिन बीत चुका है। फिर विकिर उस चिट्ठी को पढ़ाना शुरू करता है और उसमें लिखा था, मेरे असली नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी के लिए तुम मुझे केन बुला सकते हो। मैं अपना असली नाम लिखकर इस सफेद और साफ कागज को गंदा नहीं करना चाहता। उसको पढ़ने के बाद विकिर बोलता है, ये लिखावट तो बेस्करविल क्लैन की है क्या? ये बंदा भी एक बेस्करविल था। फिर विकिर उस चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू करता है और उसमें लिखा हुआ था, मैं इस चिट्ठी को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद जो यहाँ आए वो उस गलती को ना दोहराएं जो मैंने की थी। हमने इस डंजन के बारे में अपने परिवार में सदियों से चली आ रही कहानियों में सुना था और एक दिन मैं और मेरा भाई एबल इस जगह पे गलती से पहुंच गए। फिर हमने इस डंजन में रेड्स की और बहुत से मुश्किल पड़वों को पार किया और बहुत से मॉन्स्टर्स को मारने के बाद हम लोग इस चेंबर तक पहुंच गए आखिरी असाइनमेंट का पता लगाने के लिए। और उस आखिरी असाइनमेंट के कारण हम लोग यहाँ पे काफी लंबे समय तक फंसे रहे, लगभग 3 साल तक। विकिर बोलता है, 3 साल? क्या उन्हें खजाना इतनी बुरी तरीके से चाहिए था? इसका आखिरी असाइनमेंट यही कहीं होना चाहिए। तभी विकिर की नजर उस पत्थर से बने पिलर पे पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था, जब तुम आने वाले रहते हो तब एक रहते हो, आने के बाद 2 हो जाते हो और जाते समय फिर 1 हो जाते हो। फिर विकिर उस चिट्ठी को आगे पढ़ना शुरू करता है जिस पर लिखा था,
मैं और मेरे भाई ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरी में हम दोनों एक निर्णय पे पहुंचे। मैं और मेरा जुड़वा भाई जब अपनी माँ के पेट में थे तो हम एक थे, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तब हम दो हो गए। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस जंजन से खजाना लेने के लिए हमें फिर से एक होना होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों में से कोई एक ही इस जंजन से खजाना लेकर बाहर जा सकता है। और फिर एक खतरनाक लड़ाई के बाद मैंने अपने हाथों से ही अपने भाई को मार दिया। उसके बाद हम में से सिर्फ एक ही इस चेंबर के अंदर बचा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं बदला। अब हम लोग दो से एक हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं खजाने को क्यों नहीं ले पा रहा हूँ। मैंने अपने भाई को मारा, मैं मार डाला, और इस पछतावे के साथ मैं इस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। मैं ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इतने बहादुर हैं कि उन्होंने इस जगह को ढूंढ लिया। इस जगह को तुरंत छोड़ दो। तुम्हें इस शैतानी गुफा से कुछ नहीं मिलने वाला। इस जगह को सिर्फ इंसानों का मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया है। ये सब पढ़ने के बाद विकिर बोलता है, तो आखिरी में उसने इतनी मुश्किलों को पार करके यहाँ तक आया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और वैसे भी मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। ये बात सच है कि मेरा कोई भी जुड़वा भाई नहीं है, लेकिन फिर भी ये असाइनमेंट नहीं बदला लगता है। केन और अबेल ने इसको समझने में गलती कर दी। जब तुम आने वाले होते हो तो एक रहते हो, आने के बाद दो हो जाते हो, जाते समय फिर एक हो जाते हो। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? सोच विकिर, सोच। ऐसा कोई डंजन नहीं है जिसे हराया ना जा सके। तभी उसकी नजर उस कंकाल के ऊपर पड़ती है और वो बोलता है, अब मैं समझा। केन और अबेल सच में बहुत बदकिस्मत थे, क्योंकि वो दो लोग थे, इसलिए वो इस मुश्किल को पार नहीं कर पाए। यहाँ अंदर आने के लिए जो सुरंग थी उसमें बहुत अंधेरा था और इस चेम्बर में काफी रोशनी है। इस सवाल का जो जवाब है वो इस डंजन में ही छुपा हुआ है। उस अंधेरी सुरंग से चेम्बर के अंदर आते समय मैं एक था, और जैसे ही उस रूबी क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी मेरे ऊपर पड़ी, मेरी परछाई बन गई, जिसके कारण हम दो लोग हो गए। और अगर इस चेम्बर के अंदर फिर से अंधेरा हो जाए, ये बोलते ही विकिर ने उस रूबी क्रिस्टल को तोड़ देता है और बोलता है, तब इस स्टोन चेम्बर का आखिरी चरण शुरू होगा। रूबी क्रिस्टल के टूटते ही वहां पर एक गेट खुल जाता है और विकिर बोलता है, उन दोनों भाइयों के मरने का कारण इसके अंदर छुपी ये तलवार है। और वहां पर एक छोटा सा पत्थर बना हुआ था जिस पर एक अजीब सी तलवार रखी हुई थी, और उस पत्थर पर लिखा हुआ था, जिनके अंदर बेस्करविल का खून है वही इस बिएलज़ेबब को ले सकता है। उसको पढ़ने के बाद विकिर चौंक जाता है और बोलता है, क्या बिएलज़ेबब? क्या ये तलवार उसकी शरीर से बनी हुई है? फिर विकिर बताता है, मैंने इसके बारे में अपनी पिछली जिंदगी में एक किताब में पढ़ा था, द ग्लटनस फ्लाई बिएलज़ेबब। कई साल पहले इस कॉन्टिनेंट पे बहुत से ताकत और खतरनाक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिन्हें लोग द डेविल होली कॉन्स्टलेशन या द 7 कैलामिटी बुलाते थे। और उन 7 कैलामिटी को रोकने के लिए 7 ग्रेट क्लैन के पेट्रियार्क सामने आए, और उन 7 ने अलग अलग डेविल होली कॉन्स्टलेशन से लड़ाई लड़ी। और जिस डेविल होली कॉन्स्टलेशन से बैस्करविल क्लैन के पहले पेट्रियार्क ने लड़ाई लड़ी, वो था द ग्लटनस फ्लाई बिएलज़ेबब। और उसकी बची हुई शरीर को बैस्करविल के जमीन में छुपा दिया, और उसी की डीमोनिक एनर्जी के कारण यहाँ पे मॉन्स्टर खींचे चले आए। ये बहुत ही पुरानी कहानी है जिस पे कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन ये सारी कहानी सच निकली। और इस ब्लेड को डीमन क्लैन वालों ने ले लिया, जिसकी वजह से बहुत से इंसान मारे गए। लेकिन मेरी इस जिंदगी में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे मैं ले रहा हूं। और जैसे ही विकिर बिएलज़ेबब कुछ होता है, वो सीधा विकिर के हाथ के अंदर चली जाती है। फिर विकिर बोलता है, एक ऐसी तलवार जो डेविल होली कॉन्स्टलेशन के शरीर से बनी है, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे बिएलज़ेबब मिल गई। फिर विकिर हंसते हुए बोलता है, मैं सोच रहा हूं कि इसके कारण मैं इस जिंदगी में कितना ताकतवर बनने वाला हूं। तो आज के एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।